इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ़ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइन ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन द रिलेशन बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल्स टू क्या होगा। अगर दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है तो एक के लिए आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी रिग्रेशन की दूसरे की वैल्यू के इक्वल आएगी और वैल्यू नेगेटिव होगी, ये हमने ध्यान रखना है। तो अगर लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारे पास परपेंडिकुलर है तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वाई एक्स। एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू के इक्वल आएगी, बस साइन अपोजिट आएगा, इसमें साइन अपोजिट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ से फिर -1 हो जाएगा और यहाँ से लेस देन वाली कंडीशन कोई ज़रूरत हो ना, बी एक्स वाई ही कम हो बी वाई एक्स से, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू होगी अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो एक के लाइन ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू दूसरे के लाइन ऑफ रिग्रेशन की जो वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दूसरे के इक्वल आएगी, साइन में नेगेटिव आएगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई 2, एक्स की सारी वैल्यू आपने 2 से डिवाइड कर दी है और वाई की सारी वैल्यू हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, देन बी वाई एक्स रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, एक्स के ऊपर वाई का रिग्रेशन लेना है, मतलब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट आता है और अपॉन में वाई का कोफिशिएंट आता है। हमने ये कहा है एक्स की वैल्यू को तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा ही आएगा और वाई की वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वाई की वैल्यू को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो ओवरऑल बी वाई एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 4 गुनी हो गई है और 4 गुनी भाग में हो गई है, तो 4 टाइम्स ऑफ बी वाई एक्स, 4 टाइम्स ऑफ बी वाई एक्स, कुछ इस तरीके से आएगी वैल्यू। हमें यहाँ से टू लाइन ऑफ रिग्रेशन गिवन है, देन हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पे अगर हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट लाइन अगर देखते हैं, फर्स्ट लाइन ये है 3x - 4y + 8 = 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसके लिए y ऑन x फाइंड आउट कर लेते हैं, y ऑन x बी वाई ऑन x अगर इसके लिए देखते हैं तो यहाँ से x के ऊपर y का कोफिशिएंट लगाएंगे, साइन उल्टा करके, दोनों के अपोजिट है तो प्लस आएगा। सेम बी x ऑन y अगर हम देखें तो x ऑन y अगर देखेंगे ये भी 3/4 आ जाएगा, तो r की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा, तो ओवरऑल 3/4 आएगा। 3/4 को अगर सॉल्व करते हैं तो 0.75 आएगा, तीनों के साइन सेम आएंगे तो 0.75 यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 24, द बेसिक अजम्पशन इन द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज और आर। बेसिक अजम्पशन लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे पास क्या होती है, बेसिक अजम्पशन हमारे पास यहाँ से होती है एरर आर आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। एरर जो होते हैं वो आइडेंटिकल भी होने चाहिए और साथ ही इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होने चाहिए। एरर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड कांस्टेंट वेरिएंस। एरर जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, साथ ही उनका मीन 0 होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। एंड एरर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल वैल्यू से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीस्ट स्क्वायर में क्या होंगे, द बेसिक अजम्पशन ऑफ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज और आर। बेसिक अजम्पशन लीस्ट स्क्वायर मेथड की क्या होगी, एरर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, साथ ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एरर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जिनका मीन 0 और कांस्टेंट वेरिएंस हो, और एरर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू से। तो ऑल दीज आर ट्रू इज करेक्ट ऑप्शन हियर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस कैन बी यूज्ड। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस कब यूज़ किया जाता है, व्हेन कोवेरिएंस आर इक्वल, जब हमारे पास कोवेरिएंस इक्वल हो। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस यूज़ किया जा सकता है जब कोवेरिएंस हमारे पास इक्वल हो। द रिलेशनशिप बिटवीन महालनोबिस डी स्क्वायर एंड होटेलिंग टी स्क्वायर इज। होटेलिंग टी स्क्वायर और महालनोबिस डी स्क्वायर में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, टी स्क्वायर की वैल्यू होती है n1 गुणा n2 बट्टे n1 प्लस n2 गुणा डी स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर n1 गुणा n2 बट्टे n1 प्लस n2 इंटू डी स्क्वायर वैल्यू होगी यहाँ से टी और डी का रिलेशन। द कोवेरिएंस मैट्रिक्स सम ऑफ द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑफ फुल रैंक। अगर कोवेरिएंस मैट्रिक्स मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर फुल रैंक की नहीं होती है तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डीजनरेटेड वन एंड पीडीएफ विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डीजनरेट होगा एक बार, देन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डीजनरेटेड वन एंड इसके लिए पीडीएफ जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हमारे पास मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस मैट्रिक्स कोवेरिएंट मैट्रिक्स है वो फुल रैंक की ना हो, मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है फुल रैंक की ना हो, तो उसके केस में हमारे पास मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डीजनरेट होगा एक बार, और साथ ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉर्मल वेरिएट्स
इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दो नॉर्मल वेरिएट का, डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉट नेसेसरली बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो दो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो नॉर्मल वेरिएट्स का, वो हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो इसके लिए हम कह सकते हैं इज़ नॉट नेसेसरली बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सीधा सा ये कहा गया है, अगर हमारे पास दो नॉर्मल वेरिएट्स है जिनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉर्मल वेरिएट्स नीड नॉट टू बी बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ से अगर S इक्वल्स टू सिंपल वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, साथ ही हमारे पास सम n म्यू से लिया गया है, देन हमें A इक्वल्स टू n-1 S हमें बताना है इसमें किसको फॉलो करेगा। तो ये अगर बताएं तो A इक्वल्स टू n-1 इंटू एस फॉलो करेगा यहाँ से विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा हमारे पास विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज मीन्ड फॉर, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है इज मीन्ड फॉर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ की जाती है। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ की जाती है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स को कम करने के लिए। फैक्टर एनालिसिस स्टडीज, फैक्टर एनालिसिस स्टडीज द, फैक्टर एनालिसिस किसकी स्टडी करती है, फैक्टर एनालिसिस स्टडीज द कोवेरिएंस एंड को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। फैक्टर एनालिसिस स्टडीज द कोवेरिएंस एंड कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफाइंड एज, सैम्पलिंग फ्रेम किस तरीके से डिफाइन की जाती है, लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन विद नो ओमिशन एंड डुप्लीकेशन। सैम्पलिंग फ्रेम में कोई भी यूनिट बार बार रिपीट नहीं होती और यहाँ से कोई इकाई रहती भी नहीं और कोई इकाई रिपीट भी नहीं होती, और मैप ऑफ ऑल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की सारी यूनिट का मैप होता है। मतलब ये दोनों रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये दोनों रिजल्ट थर्ड ऑप्शन में दिए हैं। बोथ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन विद नो ओमिशन एंड नो डुप्लीकेशन, मैप ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की सारी यूनिट होती है, कोई भी यूनिट स्किप नहीं होती है और किसी भी यूनिट का रिपीटेशन नहीं होता है। The population size capital N as well as the sample size small n the sufficiently large than the estimation value of the variance of sample proportion p। सैम्पल प्रोपोर्शन p के लिए हमारे पास यहाँ से इसके लिए वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू अपॉन एन होगी हमारे पास इसके लिए वेरिएंस की वैल्यू पी क्यू अपॉन एन। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड, स्तरित प्रतिचयन में अगर प्रमाप विचलनों में जितना अधिक अंतर होगा, स्तरित प्रतिचयन में प्रमाप विचलनों में जितना अधिक होगा, नेमन नियतन अनुपातिक नियतन की अपेक्षा उतना ही परिशुद्ध होगा। तो नेमन नियतन अनुपातिक नियतन की अपेक्षा उतना ही परिशुद्ध होगा। स्तरित प्रतिचयन मतलब स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड डेविएशन का मान जितना हमारे पास डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से हमारे पास स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम सैम्पलिंग के लिए अगर हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा, नेमन डिफरेंशिएशन, नेमन की यहाँ से नेमन अलोकेशन के लिए हमारे पास नेमन अलोकेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। किसके लिए, प्रोपोर्शनल अलोकेशन से। नेमन अलोकेशन प्रोपोर्शनल अलोकेशन से उतना ही बेटर होगा। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम सैम्पलिंग में अगर यहाँ से स्पेक्ट्रम सैम्पलिंग में हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, नेमन एलोकेशन यहाँ से प्रोपोर्शनल एलोकेशन से उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द यूजुअल नोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए कौन सी कंडीशन सही होती है, तो नेमन में वेरिएंस हमारे पास कम होता है प्रोपोर्शनल से, और प्रोपोर्शनल से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में और भी कम होता है। नेमन का वेरिएंस कम होता है प्रोपोर्शनल से और प्रोपोर्शनल का कम होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। मतलब दोनों रिजल्ट ट्रू है तो ये दोनों मिलके तीसरे में ट्रू आ रहे हैं। तो तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा सारे ट्रू है तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। नेमन का सबसे कम होता है, नेमन के बाद में यहाँ से प्रोपोर्शनल का, उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का है। फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन इन द सैम्पलिंग वी नीड टू परफॉर्म द ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है। देन हैंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग के बारे में कहा गया है, तो प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग में एस्टिमेट द प्रोपोर्शन पी इक्वल्स टू आर अपॉन एन। आर इज द यूनिट ऑफ हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक। देन हमारे पास ये ट्रू होगा। एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन क्या होगा, पी इक्वल्स टू आर अपॉन एन, वेयर आर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग द
कैरेक्टरिस्टिक, साथ ही वेरियांस क्या होगा, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन पी क्यू। ये हमारे पास यहाँ से वेरियांस की वैल्यू आ जाएगी। और फॉर लार्ज एन 95% of confidence interval for P is P plus minus 1.96 square root of capital N minus small n upon capital N into small n P Q। यहाँ से वेरियांस आ गया तो वैल्यू क्या है, P इक्वल्स टू R अपॉन N होना चाहिए। R इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक, और साथ ही वेरियांस आएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n। और 95% इंटरवल के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए P इक्वल्स टू +1 माइनस P इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n P Q। तो यहाँ से ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 तहसील है आपके पास, इसमें से 2 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से सेलेक्ट की जाती है और गृहस्थियों का जो सर्वेक्षण किया जाता है, ऐसी सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग कहलाएगी। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगी। क्वेश्चन में दिया है 10 आपके पास तहसील है, इसमें से 2 तहसील आपने रैंडमली सेलेक्ट की है और इन रैंडमली सेलेक्ट किए हुए में से जो गृहस्थियाँ हैं, मतलब गृहस्थियों का सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसमें इस सर्वेक्षण को क्या कहोगे, इस सर्वेक्षण को कहेंगे हम क्लस्टर सैम्पलिंग, गुच्छ प्रतिचयन कहलाएगा ये। और वेरियांस ऑफ एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन इन टोटल इन क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में आपके पास वेरियांस क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग में होगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n माइनस 1 सम ऑफ TI माइनस T बार का स्क्वायर। ये आएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल स्मॉल n माइनस 1 सम ऑफ TI माइनस T बार का स्क्वायर, कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन n इंटू n माइनस 1 सम ऑफ TI माइनस T बार का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ द मीन स्क्वायर विद इन द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज लार्जर देन द पॉपुलेशन मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब अगर हमारे पास यहाँ से क्रमबद्ध प्रतिदर्श के अंदर का माध्य सेमिस्ट्री के माध्य वर्ग से अधिक है, मतलब अगर मीन स्क्वायर विद इन द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज लार्जर देन द पॉपुलेशन मीन ऑफ स्क्वायर, देन इसके केस में हमारे पास जो क्रमबद्ध प्रतिचयन है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, वो विदाउट रिप्लेसमेंट की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध होगी। देन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज मोर प्रीसियस देन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, उससे ज़्यादा अच्छी होगी। अगर विद इन का मीन जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन से बड़ा है, विद इन मीन है, मीन स्क्वायर विद इन द सिस्टम, मीन विद इन द सैम्पलिंग इज़ लार्जर देन द पॉपुलेशन, देन उसके केस में सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ज़्यादा प्रीसियस होगी हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से विदाउट रिप्लेसमेंट से। द बेसिक अजम्पशन अंडरलाइन एनोवा टेक्निक इज़, और एनोवा टेक्निक के हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, मुख्य आधार या कल्पनाएं क्या है। इफेक्ट शुड बी एडिटिव, इफेक्ट एडिटिव होनी चाहिए। एरर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। और एरर आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन सारे ट्रू है। क्या हुआ हमारे पास, एनोवा के बेसिक कंसेप्ट है, एनोवा के जो इफेक्ट्स है वो एडिटिव होने चाहिए, एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, वेरिएंस मीन 0 होना चाहिए और वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, मीन 0 होना चाहिए, वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, एरर आर इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, देन ऑल आर ट्रू आर करेक्ट ऑप्शन हियर।